नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी। अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले तहे दिल से मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, क्योंकि बहुत सारे प्यार और विश्वास जो आपने हम पर दिखाया, उसी के चलते बातें खेती की आज अपने 100 एपिसोड 100 अंक पूरे कर चुका है और आज के अंक में अपने 100 जो हमारे एपिसोड हैं उसके सफ़र के बारे में बात करेंगे। आपके बहुत सारे प्यार और बहुत सारा आपको धन्यवाद देते हुए मैं शुरुआत करती हूं अपने आज के अंक की। और हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ हैं विजय सरदाना जी। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विजय जी, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगी कि अभी तक का जो हमारा सफ़र रहा, जो हमने जानकारी देने की कोशिश की अपने किसान दोस्तों को, बहुत सी कमी पेशी भी रह गई होगी, विस्तार से जानूंगी, लेकिन पहले एक शब्द में आपकी प्रतिक्रिया। एक बहुत सराहनीय प्रयास रहा किसानों के लिए और इसकी ज़रूरत भी थी। किसानों को हर तरह की जानकारी इस माध्यम से मिली और एक जो किसानों के दिमाग में एक चीज़ थी कि भाई कृषि दर्शन के अलावा इस हमारे लिए क्या है, तो मेरे ख्याल से ग्रीन टीवी ने इसकी ज़रूरत को पूरा किया। एक बहुत बड़ा गैप था किसानों के लिए और मेरे ख्याल से एक बहुत सराहनीय और बहुत अच्छा प्रयास रहा है। प्रयास अच्छा रहा है, सफ़र आगे भी चलता रहेगा। हम चाहेंगे कि कई बार होता है आप जब तस्वीर के अंदर होते हैं तो अपने अच्छी और बुरे को अच्छे से मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। जो दूसरा व्यक्ति होता है, तस्वीर के बाहर होता है, वो अच्छे से जांचता है और परखता है। अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो आपको क्या लगता है, क्योंकि हमारा तो संपर्क होता है, आपका बहुत ज़्यादा संपर्क होता है, एक अगर आप देखते हैं व्यूअर के तौर पर, दर्शक के तौर पर, विशेषज्ञ के तौर पर और उनके तौर पर जो इसका मुख्य बिंदु है किसान, उनसे आपका संपर्क होता है। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ रह गया हम और इसमें डाल सकते हैं और बढ़ा सकते हैं ताकि हमारे किसान दोस्तों के लिए और ज़्यादा काम की जानकारी उनको मिल सके? देखिए, किसान खेती अपने आप में एक इतना विस्तृत मतलब बड़ा सब्जेक्ट है, अपना इतना विशाल सब्जेक्ट है कि आप हर चीज़ 100 एपिसोड में कवर नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि एक प्रयास बहुत अच्छा रहा है, एक शुरुआत बहुत अच्छी रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में जो अभी तक हम लोगों ने किसानों से सीखा है और जो हमारे खुद लगता है कि कहीं कमी रही है, उसमें सुधार होगा और आने वाले समय में किसानों को और महत्वपूर्ण जानकारी और काम की बातें उनको बताई जाएंगी। लेकिन एक सराहनीय प्रयास रहा और किसान भी इस बात को समझता है कि एक नई चीज़ है, नई पहल है। तो मेरे ख्याल से 100 एपिसोड जो निकले हैं ये सबके लिए एक लाभदायक रहे हैं और सबके लिए एक सीखने का प्रयास रहा है। जी बिल्कुल, तो हमारी बातों का सफ़र यूं ही चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल आइए आपको वो छोटी छोटी सी झलकियां दिखाते हैं, वो काम की जानकारी जो हमने आपको देने की कोशिश की और किस तरीके से हमने उसको समेटा और संजोया। आइए वो सब कुछ आपको दिखाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल का जो हमारा ग्रीन टीवी है, इसकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से आपको कृषि से जुड़ी हुई सारी जानकारियां आप तक पहुंचे और किस तरीके से कैसा कार्यक्रम बनाया जाए जिससे आपको अधिक से अधिक फ़ायदा हो। हमारा जो ये कार्यक्रम है बातें खेती की, इसमें हमारी भी कोशिश यही है। आपको नहीं लगता है जिस तरीके का जिस सोच के साथ हम लोग ने कार्यक्रम शुरू किया है सर, जिस तरीके से जानकारी अभी तक इनका जो अनुभव रहा है जानकारियाँ पहुंचाने का, कुछ सोच हमारे कार्यक्रम की भी वैसी ही नहीं दिख रही है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जो हमारे कार्यक्रम का मकसद है कि हम अपने कार्यक्रम के जरिए कैसे किसानों को हर तरह से मदद कर सकते हैं, चाहे छोटी से छोटी जानकारी हो या बड़ी से बड़ी जानकारी, खेती से जुड़ी, उनकी फसल से जुड़ी, मुनाफे से जुड़ी, बाजार से जुड़ी, हर तरीके की जानकारी हम अपने कार्यक्रम के जरिए अपने किसान दोस्तों तक पहुँचाना चाहते हैं। तो ये बताइए, जो किसान हैं कैसे मार्केट तक सीधे पहुंच सकते हैं, किस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, बिचौलियों से कैसे बच सकते हैं? आज तक तो किसान बिचौलियों से बच नहीं सका है, हकीकत है। देखिए, ये मौसम की फसल है। रबी और खरीफ दोनों तरीके की फसल देश में पैदा होती है। देश की सबसे बड़ी मंडी प्याज की लासल गांव है जो नासिक जिले में पड़ती है। वहाँ प्याज, जैसे वहाँ किसान प्याज लाता है, ऐसे ही प्याज मध्य प्रदेश की मंडी में लाता है, ऐसे आंध्र प्रदेश की मंडी में लाता है, ऐसे सब जगह लाता है। सर, मशरूम क्या होता है? देखिए आकाश जी, जो आपने सवाल पूछा है कि मशरूम क्या चीज़ है, मशरूम एक विशेष प्रकार का कवकों का वर्ग है। अच्छा। कवक या फफूंदी हिंदी में कहा जाता है, आमतौर पर लोग जानते हैं यहाँ पर
वैसे फंजाई है अंग्रेजी में, हिंदी में उसको आमतौर पर हम लोग कवक कहते हैं या फफूंदी कहते हैं। और इन फफूंदियों का जो है बहुत बड़ा एक वर्ग है, बहुत बड़ा साम्राज्य है। भारतीय संस्कृति के हर पहलू में बांस को शुभ माना जाता है। अपने देश की मिट्टी और जलवायु दोनों ही इस प्रकार की है कि बांस का पेड़ कहीं पर भी लगाया जा सकता है। आइए मिलवाते हैं आपको श्री प्रकाश लोहिया जी से, जिन्होंने बैम्बू की न केवल खेती की बल्कि इतने अलग अलग तरीके से इसे इस्तेमाल किया। हमने एक छोटा सा मॉडल बनाया बांस का, कि जैसे आदमी आम के बाग लगाते हैं उसी तरीके से अगर बांस लगाया जाए तो हमें लगा कि इसके अंदर भी बहुत बड़ी एक इकोनॉमी है, इससे अच्छी आमदनी भी हो सकती है। यहाँ गवर्नर साहब आए मेरे फार्म के ऊपर और उन्होंने इसको देखा। मिस्टर किदवई गवर्नर यहाँ के होते थे, और देखने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इसको कहाँ बेचते हो। मैंने कहा सर मेरे से बड़ी मुश्किल आती है, बिक नहीं पाता। कहा इसको नेट के ऊपर डालो। मैंने कहा सब नेट का और किसान का क्या मेल, नेट को किसान नहीं समझता। खैर उन्होंने बड़ा सहयोग किया और नेट पर डालने के बाद किया। तो इसके ठीक 15 दिन के बाद मुझे सऊदी अरब से टेलीफोन आया कि मिस्टर सरोही आप इसके गुलाब की खेती करते हो और आप तेल उसका निकालते हो, डू यू वांट टू सेल। मैंने कहा जी बिल्कुल। तभी उन्होंने मेरे से थोड़ा सा नेगोशिएशन करने के बाद 4 लाख रुपए किलो के हिसाब से उन्होंने मेरे से खरीद लिया। तो अभी आप वो झलकियां देख रहे थे, वो जानकारी जो इन 100 अपने अंकों में हमने समेटने की कोशिश की और आपको काम की जानकारी देने की कोशिश की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि भविष्य की हमारी क्या कुछ योजनाएं हैं और किस तरीके से हम आपके लिए जानकारियों का पिटारा बातें खेती में खोलने वाले हैं। सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मुझे लगता है कि अभी तक हमने बातें खेती की में पिछले 100 एपिसोड में काफ़ी कुछ खेती से संबंधित बातें करी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें किसानों को एक जागरूक व्यापारी बनाना पड़ेगा। विशेषज्ञ के तौर पर आपको क्या लगता है कि आज की जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, जो खेती में अब आ रही है, वो नई फसलों को, नए बीजों को लेकर उसमें इंटरनेट के माध्यम से जानने की कोशिश करता है? क्या वो कभी आरटीआई डालता है? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की और आज की बातें खेती का ये अंक थोड़ा सा खास और थोड़ा सा अलग है। वो इसलिए क्योंकि हम आपको सिर्फ एक फसल के बारे में जानकारी नहीं दे रहे, बल्कि आज हम वो जानकारियों को साझा कर रहे हैं जो अपने पिछले 100 अंकों के दौरान हमने आपको दी और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हमने सीखी भी। वो सारी झलकियां हम आपको दिखाते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन विशेषज्ञ हमारे साथ बैठे हुए हैं। विजय जी, एक चीज़ समझना चाहूँगी कि बहुत सा वक्त अब गुजर चुका है, हम बहुत आगे निकल गए हैं। विशेषज्ञ के तौर पर आपको क्या लगता है कि आज की जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, जो खेती में अब आ रही है, वो क्या वाकई ही मन से आ रही है या वो पीछे हट रही है? और क्या कुछ बदलाव आया है? क्या आज का किसान भी नई फसलों को, नए बीजों को लेकर उसमें इंटरनेट के माध्यम से जानने की कोशिश करता है? क्या वो कभी आरटीआई डालता है? ये मैं समझना चाहूँगी आपसे। देखिए, जो किसान है या उसकी जो नई पीढ़ी है, हमें एक बात समझना पड़ेगा कि किसान उसकी रोजी रोटी है, उसका एक व्यापार है। और हम जो भी जानकारी किसानों को देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो तकनीकी जानकारी है या पॉलिसी संबंधित जानकारी है या सरकार की नीतियों की जानकारी है, अभी तक शायद हमारा प्रयास ये रहा है कि हम किसानों को वो सब जानकारी दें जिससे उनकी आमदनी बढ़े। लेकिन मेरे को ये लगता है कि जो नई पीढ़ी है उसको, जिसको हम कहते हैं फार्म मैनेजमेंट और फार्म इकोनॉमिक्स, उस पे अब ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि किसान, ये जो बदल रही दुनिया है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ गेहूँ उगाऊंगा या मैं गेहूँ का किसान हूँ। अब किसान को ये समझना पड़ेगा कि जो ज़मीन उसकी है, वो जैसे एक फैक्ट्री का मालिक होता है, उसकी जो फैक्ट्री होती है वो उसका एसेट होता है जी। किसान के लिए उसकी ज़मीन उसका एसेट है। अब वो गेहूँ उगाए, चावल उगाए, चना उगाए, तिलहन उगाए, दलहन उगाए, किसान का सोच ये होना चाहिए कि मैं अपनी ज़मीन में से ज़्यादा पैदावार वो लूँ जिससे मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। यानी हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क ही ज़रूरी है जी। देखिए, हार्ड वर्क करके आज किसान ने इतने सालों से हार्ड वर्क ही किया और वो आज गरीब रहा। मैं ये किसानों से निवेदन करूँगा कि आप सिर्फ मेहनत मत करिए, आप समझ के साथ मेहनत करिए, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जिससे आपकी आमदनी बढ़ सकती है। आपको नई स्किल सीखनी पड़ेंगी, आपको बदलते हुए बाजार को समझना पड़ेगा
अभी सबसे बड़ी जो किसानों के साथ चुनौती है, मैं जब किसानों से मिलता हूं तो वो कहते हैं साहब हम तो गेहूं उगाते हैं। क्यों उगाते हैं गेहूं? FCI खरीदता है, सरकार खरीदती है। सरकार MSP से ज़्यादा आपको देगी नहीं। अगर किसान को अपनी आमदनी बढ़ानी है तो उसको बाज़ार को समझना होगा, सरकार की तरफ नहीं देखना होगा। और बाज़ार में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, फलों की, सब्जियों की, तिलहन की, तलन की, बाकी सब चीज़ों की, वहाँ बहुत बड़ा व्यापार खड़ा हो रहा है। आज हमारे देश में वो चीज़ें विदेशों से भी आ रही हैं। तो किसान जब तक बाज़ार को नहीं समझेगा और सिर्फ वो खेती को ही समझेगा तो वो उसका भला नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी तक हमने बातें खेती की में पिछले 100 एपिसोड में काफ़ी कुछ खेती से संबंधित बातें करी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें किसानों को एक जागरूक व्यापारी बनाना पड़ेगा। हमें किसानों को ये समझाना पड़ेगा कि खेती एक व्यापार है और उसको व्यापारिक दृष्टि से आप देखिए। अभी वो क्या करता है, वो फसल की दृष्टि से देखता है। फसल की दृष्टि से ना देख के व्यापार की दृष्टि से देखें और जिस फसल में अच्छा मुनाफा मिले उसको लगाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गेहूं लगाएं क्योंकि सरकार आपको MSP दे रही है। आपको बाज़ार MSP से ज़्यादा सब्जी में दाम देता है, फलों में दाम देता है। अब आप कहेंगे कि हम फल लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, तब भी नुकसान होता है। तो अगर सारे किसान एक ही चीज़ उगाएंगे तो फिर नुकसान होगा। तो ये एक विचार विमर्श का मुद्दा है। आज किसानों को समझना पड़ेगा कि बाज़ार कैसे चलता है और वो एक नई सोच हमें किसानों को देनी पड़ेगी। और ग्रीन टीवी के माध्यम से बातें खेती के में हमें उस नए सोपान पे किसानों को ले जाना पड़ेगा, नई दिशा दिखानी पड़ेगी। मुझे याद आया कि हम लोग गणतंत्र दिवस स्पेशल प्रोग्राम कर रहे थे, आप भी हमारे साथ थे, हम गांव में गए थे नज़दीक के, तो आपने ये बातें भी कही थी। साथ ही आपने एक चीज़ और कही थी कि हर चीज़ पे सरकार पर आश्रित ना हो, आप भी अपने स्तर पर जो है वो इनिशिएटिव ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत सारी बातें आपने कही थी। आइए हम भी एक बार देखते हैं और अपने किसान दोस्तों को भी दिखाते हैं कि क्या कुछ खास जानकारी आपने, इसके अलावा और हमारे बहुत से विशेषज्ञ हमारे इस कार्यक्रम में आते रहे, क्या कुछ टिप्स आपको दी। आप ये टिप्स देखिए। तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम फिर से इस चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे। ये टिप्स मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी कि योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। दो इसमें बिंदु होते हैं, एक जहाँ से योजना शुरू होती है, बनती है, और एक दूसरा वर्ग जो जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होता है, कार्यान्वित होती है, जो उसका लाभ उठाता है। दिक्कत कहाँ से चलती है और कहाँ तक पहुँचती है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। हमने भी देखा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों की हालत कैसी है। मेरा निवेदन सरपंच जी से और गांव वालों से ये है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक भारत सरकार की बहुत अच्छी परियोजना रही है और बहुत सारे राज्यों में और जिलों में और गाँव में इसका फ़ायदा मिला है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस गांव का भी नाम राज्य सरकार या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया होगा ग्रामीण सड़क योजना के लिए। तो मेरा निवेदन है कि आपका एक और अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI का। तो गांव की तरफ से आप लोग एक RTI एप्लीकेशन फाइल करें, वो आपका संवैधानिक अधिकार है। मैं ये कहूँगा कि जो ज़मीन आपके पास है, आप ये देखें कि उस ज़मीन में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे मिले और लगातार मिले। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एक ही तरह की खाद डालें। ज़मीन की सेहत का ध्यान रखें, अपने पशुधन का ध्यान रखें। लगातार हमारी ये कोशिश आगे भी रहेगी कि अपनी जानकारियों को इतना ज़्यादा अच्छा बनाएं कि आपके वो काम आए, आपका मुनाफा बढ़ाने में काम आए। आप देख रहे हैं बातें खेती की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज इस पूरे कार्यक्रम में हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें असीम प्यार दिया और बहुत सारा विश्वास जताया हम पे। और बातें खेती का सफर आज अपने 100 अंकों के पड़ाव को पूरा कर चुका है और इसी के साथ मुझे ये बताते हुए भी आपको बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरीके से आप हमसे संपर्क करते हैं वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। अब आप हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञों के माध्यम से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं जिसका कि जवाब हम आपको बहुत जल्द देने की कोशिश करेंगे। 100 एपिसोड हमने पूरे किए। विजय सदाना जी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बहुत खास होती है, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से सिर्फ योजनाओं पे नहीं, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क की बात हो रही थी। नई बहुत सारी तकनीकें आई हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़, वो नॉलेज, वो ज्ञान
पहुंच नहीं पाता, और कई बार आप खुद सोचते हो, ढीले पड़ जाते हो जिसे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं होना चाह रहे हो, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देना है। तो ये जो जैसा वाली जो मानसिकता होती है वो कहीं ना कहीं आप खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हो। ऐसा क्या आपको लगता है कि फार्मर के साथ भी होता है? बिल्कुल। या वो कई बार उदासीन हो जाता है, ये तो खेती, अब इसमें नया क्या होगा या क्या हो सकता है? देखिए, अगर खेती में नया नहीं हो सकता तो दुनिया भर में सारी रिसर्च बंद हो जानी चाहिए थी। अगर आज सरकारें इतना पैसा रिसर्च में खर्च रही हैं, प्राइवेट कंपनियां रिसर्च में पैसा लगा रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो नया करने का प्रयास है। और वो नया करने का प्रयास इसलिए है क्योंकि जो हमारा कंज्यूमर है, जिसके लिए हम खेती कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ नया चाह रहा है। कस्टमर पैसा देने को तैयार है। कंपनियां और सरकारी संस्थाएं रिसर्च इसलिए कर रही हैं कि वो कस्टमर की ज़रूरत है। अगर किसान उस रिसर्च को फ़ायदे में नहीं लेता है या उसका उपयोग नहीं करता है और कस्टमर की चीज़ नहीं देता है जो उसको चाहिए, तो फिर कस्टमर पैसा क्यों देगा? आप 10 साल पहले सोचिए, हिंदुस्तान का सेब 30 रुपये किलो बिकता था, विदेशी सेब 150 रुपये किलो बिकता था। वही हिंदुस्तान का कस्टमर 150 रुपये चीज़ खरीदता था। हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, हमने कभी पैकिंग पे ध्यान नहीं दिया, हमने कभी क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया, हमने कभी सेब की सूरत शक्ल पे ध्यान नहीं दिया। विदेशी सेब आता था, 5 गुना कस्टमर जो है वो पैसे दे के सेब खाता था। आज हर चीज़ में हो रहा है। आज हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से किसान हैं, मैं पंजाब में मिल के आया हूँ, जिनके पास बढ़िया से बढ़िया गाड़ियाँ हैं, ट्रैक्टर हैं। सबसे अच्छी बात यह कि आप उनको कोई भी नई चीज़ दिखाते हो, वो कहते हैं विजय जी कहाँ मिलेगी हमें बताओ। वो तुरंत कहते हैं आप हमें नंबर दे दो, हम जाके ले आते हैं। आप जब तक नहीं जागोगे आपके लिए दुनिया नहीं बदलेगी। आप जब तक नहीं जागोगे आपके लिए दुनिया नहीं बदलेगी, आपके लिए सवेरा नहीं होगा। आप बदलाव की बात कर रहे थे। हालांकि ग्रीन टीवी और बातें खेती की जो हमारी टीम है, हमने भी बदलाव की सोची। डॉक्टर साहब, हमने अपनी जानकारी देने का जो तरीका है उसमें भी थोड़ा सा कार्यक्रम में बदलाव की कोशिश की। क्या वो बदलाव रहे, ये आइए हम आपको दिखाते हैं। बढ़ती जनसंख्या के लिए अनाज उत्पादन सबसे पहली जरूरत है। लेकिन अगर अनाज की गुणवत्ता ही बेहतर नहीं होगी तो उसका बुरा असर न केवल लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा बल्कि जमीन की सेहत भी खराब होगी। देश भर में अधिक अन्न उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अंधाधुंध तरीके से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में जमीन के अंदर मौजूद मित्र कीट खत्म हो रहे हैं और जमीन की पोषकता का तेजी से क्षरण हो रहा है। अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो जमीन के पोषक तत्वों को संरक्षित कर सकते हैं और अधिक मात्रा में गुणवत्ता युक्त फसल पैदा कर सकते हैं। इसके लिए हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे आसपास मौजूद खरपतवार, सड़ी गली सब्जियां और कार्बनिक तत्वों का प्रयोग कर हम केचुओं की मदद से बेहतरीन वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद तैयार कर सकते हैं। जब हम इसे खेत में लगाते हैं तो खेत में लगाने के बाद में क्या हमारी जो ज़मीन के जो बैक्टीरिया हैं ऑलरेडी डाई यूरिया से काफ़ी मात्रा में खत्म हो चुके हैं। अगर हमें इसे पूर्ण अवस्था में इसे लाना है तो हमें वर्मी कंपोस्ट को भी एक माध्यम बनाना पड़ेगा जिससे कि हम इसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखें। यूकेलिप्टस में उसकी लकड़ी के अलावा महत्वपूर्ण चीज़ों में उसकी पत्तियां आती हैं। कहा जाता है कि इसकी पत्तियों से तेल बनाया जाता है जो बहुत उपयोगी होता है। कितनी सच्चाई है इस बात? देखिए, बहुत अधिकांश मात्रा में यूकेलिप्टस के द्वारा जो है वो शहद इकट्ठा कर लिया जाता है। तो यूकेलिप्टस का तेल हो गया, आपको शहद मिल गया, दवाइयाँ मिल, और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जी इसमें इसका सबसे ज्यादा उपयोग जो हो रहा है वो हम कागज तैयार करते हैं। तो ये छोटे छोटे बदलाव अपने कार्यक्रम की प्रस्तुतिकरण में भी हमने करने की कोशिश की और साथ ही साथ लगातार हमारी ये कोशिश आगे भी रहेगी कि अपनी जानकारियों को इतना ज़्यादा अच्छा बनाएं कि आपके वो काम आए, आपका मुनाफा बढ़ाने में काम आए। साथ ही विजय जी हमारे साथ बने हुए। विजय जी, अगर
एक खेती कृषि बहुत ही वृहद विषय है, मैं सबको तो हम नहीं समेट सकते, लेकिन अगर मोटे तौर पर मानसिकता की बात की जाए, टिप्स की बात की जाए, अगर आप इसको मैं एक प्रोफेशन की तरह माने तो आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप इसमें भी सफल हो सके एक किसान के लिए? मैं ये कहूँगा कि जो ज़मीन आपके पास है, आप ये देखें कि उस ज़मीन में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे मिले और लगातार मिले। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एक ही तरह की खाद डालें, ज़मीन की सेहत का ध्यान रखें, अपने पशुधन का ध्यान रखें, एक कॉम्बिनेशन देखें कि आपको किस कॉम्बिनेशन से, किस तरह की पद्धति अपनाने से ज़्यादा मुनाफा होता है, किस तरह की फसल उगाने से ज़्यादा मुनाफा होता है, उसमें भी कौन सी तकनीकें हैं जिसके कारण मैं अपने प्रोडक्ट की मार्केटेबिलिटी और क्वालिटी इंप्रूव कर सकता हूँ। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मुझे ये लगता है कि बदलते परिदृश्य में आने वाले समय में हम ग्रीन टीवी की तरफ से भी कोशिश करेंगे कि भाई इस तरह की बातें किसानों तक पहुँचें। और मुझे लगता है कि जैसे आपने फ़ोन ऑन प्रोग्राम की बात करी है, तो किसान अपने सवाल रखें विशेषज्ञों से जो यहाँ आएँ कि हम किस तरह से अपना बदलाव करें जिससे मुनाफा हो। बिल्कुल, यानी कि अगर मोटे तौर पे समझा जाए तो सारांश यही है कि बदलाव प्रकृति का नियम है और बदलाव आपको लाना होगा अपनी सोच में, अपने तरीके में, और उन्नतशील किस्मों को, उन्नतशील तरीकों को, उन्नतशील जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। और हमारी टीम लगातार आपके साथ रहेगी, आपको नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाती रहेगी। ज़रूरत बस इस बात की है कि मिलकर पूरे जोश के साथ, जागरूकता के साथ और उन्नतशील तरीकों को अपनाकर अपना जीवन स्तर भी बढ़ाया जाए, मुनाफा भी बढ़ाया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने एक शब्द में, कुछ लाइनों में पूरे चीज़ को समा के, संजो के बताया कि आखिर क्या करें कि आगे बढ़े। और इसी के साथ हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम अपनी जानकारियों को लगातार और अच्छा करते रहें और विस्तार से आपको बताते रहें। लेकिन भविष्य में हमें और बेहतर बनाने के लिए अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपनी कोई बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 0120-498-0000 और 498-0011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिंक भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या WhatsApp करें 9769577049 पर। तो अभी फिलहाल आप अपनी बात इस पते के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। आगे चलकर बहुत जल्दी हम दूरभाष के माध्यम से भी संपर्क करेंगे। लेकिन आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। याशु को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।